Hey guys, welcome back to my channel HL Vibes. I'm Harshika Lakina with you. Today we will continue our chapter number 10 Financial Markets. अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लीजिए और आज हमने करना है डिपॉजिटरी. So let's begin. Depository is an institution which holds securities in the electronic form in which trading is done. तो मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि हमारी जो डिपॉजिटरी होती है वही एक प्लेस है, वही एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर हमारा डीमैट अकाउंट ओपन होता है. बैंक ये जस्ट एक बैंक की तरह होती है. जैसे बैंक में हम कैश जो है वो रखते हैं, कैश को ट्रांसफर करते हैं, वैसे ही हम डिपॉजिटरी में डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं और वो उसमें हम शेयर्स रखते हैं. और शेयर्स जब हम खरीदते हैं तो हमारा अकाउंट वो जो डीमैट अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाता है और जब हम बेचते हैं तो वो हमारा अकाउंट क्रेडिट हो जाता है. फाइन, तो ये हमारा डिपॉजिटरी का काम है. डिपॉजिटरी बैंक अकाउंट की तरह ही है, बस डिफरेंस क्या है कि हमारे बैंक में कैश रखते हैं, हमारे सेविंग्स अकाउंट होता है और हमने यहाँ पे डिपॉजिटरी में क्या है, डीमैट अकाउंट है और यहाँ पे क्या ओपन होना है, डीमैट अकाउंट और उसमें शेयर्स की डीलिंग्स होनी है. अब जो डिपॉजिटरी है विच इज़ डीमैट अकाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है. ये हमारे सारे प्रोसीजर को बहुत ज़्यादा सिंपल कर देता है क्योंकि इसमें कोई पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं होती, सब कुछ कंप्यूटर पे होता है. बहुत ज़्यादा स्पीड होती है क्योंकि कंप्यूटर है, एफिशिएंसी क्योंकि कंप्यूटर है. और साथ में अब बताया गया है कि इंडिया में 2 डिपॉजिटरी हैं हमारे पास, विच इज़ फर्स्ट इज नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड जिसको हम बोलेंगे NSDL. ओके, तो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड. तो हमारे इंडिया में कितनी डिपॉजिटरी है, 2 डिपॉजिटरी. फर्स्ट इज NSDL एंड सेकंड इज सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड विच इज CDSL. तो ये डिपॉजिटरी के नाम दोनों याद रखने हैं जो कि हमारे इंडिया में है. जो ये 2 मेन डिपॉजिटरी हैं जहाँ पर हमारा डीमैट अकाउंट ओपन होता है और हम डीलिंग्स करते हैं. ओके, तो अब बात आती है दैट ये डिपॉजिटरी है और हम इन्वेस्टर्स हैं. ठीक है, तो उसके बीच में हमारे को डिपॉजिटरी तक कौन पहुंचाता है, डिपॉजिटरी इन पार्टिसिपेंट्स. ठीक है, तो DPs दैट इज वो हमारे ब्रोकर्स हो सकते हैं, वो हमारे बैंक हो सकते हैं या फिर फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स हो सकते हैं. ठीक है, तो DP जो है वो लिंक है बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड डिपॉजिटरीज. उसके बाद हमने कहा था DP जो है वो मेंटेन करती है सिक्योरिटीज अकाउंट बैलेंस and intimates to us of our holdings from time to time. That is वो जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं वो हमारे को हमारे बैलेंस हमारा मेंटेन करती है और साथ में हमारे को इंटीमेट भी करती है हमारे स्टेटस से कि हमारा क्या स्टेटस है, हमने कितने होल्डिंग्स हमारे पास हैं और साथ में टाइम टू टाइम हमारे को अलर्ट करती रहती है. नाउ comes procedure for purchase and sale of securities in stock exchange. अब हमारी जो सिक्योरिटीज हैं, आप बेच रहे हो, खरीद रहे हो, दैट इज आप सिक्योरिटीज की डीलिंग्स कर रहे हो स्टॉक एक्सचेंज में. ठीक है, और कौन सी स्टॉक एक्सचेंज में कौन सी डीलिंग्स होती है, कौन सी सिक्योरिटीज की, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है. सो फर्स्ट है क्या प्रोसीजर है उसका, वो है सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर. ठीक है, सो मैं आपको ये रीडिंग करवाऊंगी इसकी ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो. सो फर्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर. सो फर्स्ट इज the first step is to select a broker who will buy or sell securities on behalf of the investor. That is first step है, आपको broker आप अपॉइंट करोगे कोई जो कि आपके behalf पे बाइंग और सेलिंग करेगा सिक्योरिटीज की. This is necessary because trading of securities can only be done through SEBI registered brokers who are the members of the stock exchange. मैंने आपको बताया था कि जो ब्रोकर्स होते हैं वो सेबी रजिस्टर्ड होते हैं ताकि हम इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्टेड रहे. तो जो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है क्योंकि हमारे जो ब्रोकर्स हैं वो सेबी रजिस्टर्ड होने चाहिए ताकि कोई भी फ्रॉड की आगे गुंजाइश ना रहे. नेक्स्ट है ब्रोकर, दैट इज ब्रोकर्स में बी इंडिविजुअल्स, पार्टनरशिप, फर्म्स और कॉर्पोरेट बॉडीज जो हमारी डीलिंग्स करवा सकता है. The investor has to sign a broker client agreement
and a client registration form before placing an order to buy or sell securities. That is, जो client है उसको एक form fill करना होता है before buying or selling of, before placing an order, या फिर आपको कोई बेचना है तो उससे पहले ही आपको एक फॉर्म भरना होता है उस ब्रोकर के साथ, जिसको हम क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बोलते हैं. So he has to provide certain other details and information. That is, आप उसको कुछ और information भी दोगे. वो information है पैन कार्ड नंबर. क्या है ये पैन कार्ड नंबर जो होता है ये मैंडेटरी होता है, ये देना ही देना होता है. उसके बाद डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड ऑक्यूपेशन क्या है, रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है. रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब है कि इंडियन हो या एनआरआई हो. उसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल्स बताओगे, डिपॉजिटरी अकाउंट डिटेल्स बताओगे, नेम ऑफ एनी अदर ब्रोकर विद होम रजिस्टर्ड, क्या आप किसी और ब्रोकर के साथ भी रजिस्टर्ड हो या नहीं हो. क्लाइंट कोड नंबर इन द क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो आपने फॉर्म अभी फिल करा है उसमें क्लाइंट कोड नंबर क्या है. ठीक है, तो द ब्रोकर देन ओपन्स अ ट्रेडिंग अकाउंट इन द नेम ऑफ द इन्वेस्टर. उसके बाद आता है, दैट इज, ये फर्स्ट स्टेप था जिसमें ब्रोकर के साथ हमारी सारी डीलिंग्स हो गई और हमारा सारा प्रोसीजर जो था वो फुलफिल हो गया. उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट आता है विच इज ओपनिंग ऑफ डीमैट अकाउंट. दैट इज, अब डीमैट अकाउंट खोलने की जरूरत है तभी हमारे पास शेयर्स आएंगे या फिर शेयर्स डेबिट होंगे. सो ओपनिंग ऑफ डीमैट अकाउंट में क्या है, द इन्वेस्टर हैज टू ओपन ए डीमैट अकाउंट और बेनिफिशियल ओनर, दैट इज बीओ, दूसरा नाम है डीमैट अकाउंट का, with a depository participant for holding and transferring securities in the डीमैट फॉर्म. जब डीमैट फॉर्म में आपको ट्रांसफर करनी है या होल्ड करनी है सिक्योरिटीज तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए. He will also have to open a bank account for cash transactions in the securities market. Obviously, आपके पास जो पैसा आएगा, देखो डीमैट अकाउंट में तो आपकी सिर्फ सिक्योरिटीज क्रेडिट या डेबिट होगी ना, तो आपके अगर आप बेच रहे हो तो आपका पैसा तो कैश है. कैश कहाँ डील होगा, बैंक में. तो अगर आप सिक्योरिटीज में डील कर रहे हो, डीमैट अकाउंट खुलवाना चाह रहे हो तो आपके पास बैंक अकाउंट भी होना चाहिए, क्योंकि वहीं से आपके पास पैसे जाएंगे और वहीं पर आपके पैसे आएंगे. अगर आप बेच रहे हो तो आएंगे, अगर आप खरीद रहे हो तो जाएंगे. ठीक है. उसके बाद एक ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप जो है वो ब्रोकर इन्वेस्टर को देता है. कौन सी स्लिप देता है, ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप. ब्रोकर देता है ये स्लिप इन्वेस्टर को कि आपका ऑर्डर जो है वो कंफर्म हो चुका है. नेक्स्ट आता है हमारा ये सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर हो गया हमारा, ओपनिंग ऑफ डीमैट अकाउंट भी हो गया. नेक्स्ट है प्लेसिंग द ऑर्डर. चलो अब ऑर्डर प्लेस करते हैं कि हमारे को क्या चाहिए या क्या हमें बेचना है. ठीक है, द इन्वेस्टर देन प्लेसेस एन ऑर्डर विद द ब्रोकर टू बाय और सेल शेयर्स. Clear instructions have to be given about the number of shares and the price at which the shares should be bought or sold. तो पूरे clear instructions दोगे कि आपको कितने शेयर्स चाहिए और कितने प्राइसेस पे चाहिए. ठीक है, और क्या मतलब अगर आपको बेचने हैं तो आप वो भी बताओगे कि कितने बेचने हैं और कितने प्राइस पे बेचने हैं, और अगर खरीदने हैं तो भी आप सारी डिटेल्स दोगे उसको. फाइन. उसके बाद हमने कहा दैट जब ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाता है तो एक ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप जो है वो आपको इशू होगी, वो ब्रोकर आपको इशू करेगा. सो नेक्स्ट है, फोर्थ है हमारा एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर. The broker then will go online and connect to the main stock exchange and match the share and best prices available. ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, आप जब अपनी डिटेल्स बता देते हो तो वो कंप्यूटर पे शो होती रहती है, और जब बेस्ट मैच उसको मिल जाता है तो वो एग्जीक्यूट हो जाती है. तो इसका भी मतलब यही है कि ब्रोकर अपने कंप्यूटर में सारी डिटेल्स डालेगा, और जब डिटेल्स डालेगा तो जब उसको उसके मैचिंग ऑर्डर मिल जाता है तो वो एग्जीक्यूट हो जाता है. Let's read that when the shares can be bought or sold at the price mentioned, that is जो mention किया है price उस पे खरीदे और बेचे जा सकते हैं. It will be communicated to the broker's terminal and the order will be executed electronically. और order जो है वो electronically execute हो जाएगा.
उसके बाद हमने कहा था द ब्रोकर विल इशू अ ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप। देखो जब आपने ऑर्डर दिया था तब आपको ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप मिली थी। अब जब ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो चुका है तो अब आपको मिली है ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप टू द इन्वेस्टर। दैट इज आप इन्वेस्टर हो, आपको ब्रोकर ने ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप दे दी कि आपका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। मीन्स जो आपको चाहिए था, अगर सपोज इफ आई वांट टू सेल माय शेयर्स तो मेरे को खरीदने वाला मिल गया। फाइन, द ब्रोकर विल इशू अ ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप टू द इन्वेस्टर आफ्टर द ट्रेड हैज बीन एग्जीक्यूटेड। ब्रोकर इशूज अ कॉन्ट्रैक्ट नोट विद इन 24 आवर्स। दैट इज जो अब ब्रोकर है वो 24 आवर्स के अंदर ही एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करेगा। फाइन, दिस नोट कंटेन्स द डिटेल्स ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स बॉट और सोल्ड। अब इसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट होता है कॉन्ट्रैक्ट नोट, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होती हैं, जिसमें होता है कि आपके पास कितने शेयर्स हैं, कितने प्राइस पे आपने खरीदा है, किस ब्रोकर से खरीदा है, मीन्स एवरी काइंड ऑफ डिटेल इज देयर। और ब्रोकरेज चार्जेस भी दिए होते हैं, इवन टाइम ऑफ द डील भी दिया होता है कि किस टाइम पे डील आपकी पक्की हुई थी। Fine. This is an important document and is legally enforceable and helps to settle disputes or claims between the investor and the broker. That is, अब ये एक तरह से आपका प्रूफ है कि अगर कभी भी आगे आपका ये आ जाता है, अगर आगे कोई इश्यू आ जाता है, डिस्प्यूट आ जाता है, तो आपके पास क्या हो, आपके पास ये ऑलरेडी एक स्लिप होती है जो कि आपके एविडेंस की तरह काम करेगी। फाइन, and the broker. A unique order code number is assigned to each transaction by the stock exchange and is printed on the contract number. अब एक यूनिक ऑर्डर कोड, जो यूनिक ऑर्डर कोड है वो मेंशन किया जाएगा आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट पे ही, ठीक है, वो मेंशन किया जाएगा ऊपर और कॉन्ट्रैक्ट नोट आपको दिया जाएगा। उसके बाद लास्ट स्टेप आता है, देखो एग्जीक्यूट और एग्जीक्यूट होने का मतलब है कि आपको आपका जो कॉम्बो है वो मिल गया। मीन्स अगर आप जितने शेयर्स, अगर आप 500 पे बेचना चाहते थे तो 500 पे खरीदने वाला मिल गया, और अगर 500 पे खरीदना चाहते थे तो वो 500 पे बेचने वाला मिल गया। बाकी सेटलमेंट का क्या मतलब है, जब एक्चुअल में आपके पास शेयर्स आ गए और आपके पास से कैश चला गया और वाइस वर्सा। फाइन, तो सेटलमेंट में क्या होता है, नाउ द इन्वेस्टर हैज टू डिलीवर द शेयर्स सोल्ड और पे कैश फॉर द शेयर्स बॉट। फाइन, तो अगर आपने शेयर्स खरीदे हैं या बेचे हैं तो उसके लिए आपको कैश पे करना पड़ेगा। दस this should be done immediately after receiving the contract note or before the day when the broker shall make the payment or delivery of shares to the exchange. दैट इज ये बहुत ज़्यादा जल्दी होना चाहिए, इमीडिएटली होना चाहिए, क्योंकि T+2 पे तो आपकी सेटलमेंट होनी है, दैट इज आपस में ब्रोकर्स की सेटलमेंट होनी है। तो आपको, अगर आपको ये शेयर्स का पता चल चुका है कि आपको एग्जीक्यूट हो चुका है आपका ऑर्डर, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारा दैट इज ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप आपको मिल जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है, तो उसी वक्त आपको इमीडिएट पेमेंट करनी होगी। जब आपका 24 आवर्स के अंदर कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू होगा, उसी टाइम पे थोड़े टाइम बाद ही, मीन्स इमीडिएटली आपको पेमेंट करनी होगी। इसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द पे इन डे। पे इन डे मीन्स जब आपने कैश को पे किया। कैश इज पेड और सिक्योरिटीज आर डिलीवर्ड ऑन पे इन डे, which is before the T+2 day, as the deal has to be settled and finalized on the T+2 day. That is, T+2 day से पहले ही हम कैश दे चुके हैं और हमारे पास सिक्योरिटीज आ चुकी है, क्योंकि T+2 डे पे फाइनलाइज होना है सब कुछ। फाइन, तो उसके बाद हमने कहा that the settlement cycle is on T+2 day on the rolling settlement basis. तो ये T+2 बेसिस जो है ये हमारा रोलिंग सेटलमेंट बेसिस भी हम इसको बोलते हैं। ये रोलिंग सेटलमेंट बेसिस है। उसके बाद हमने कहा उसके बाद T+5 भी होता है और T+7 भी होता है। लाइक अगर मैं कह रही हूँ मैंने मंडे को परचेज करा, ठीक है, मंडे को मेरा एग्जीक्यूट हुआ ऑर्डर, तो वेडनेसडे तक मेरे पास शेयर्स आ जाएंगे। उसके बाद है ऑन T+2 डे एक्सचेंज विल डिलीवर द शेयर और मेक पेमेंट टू द अदर ब्रोकर।
दैट इज T+2 वाले दिन जो ब्रोकर है वो दूसरे ब्रोकर को पेमेंट करेगा जिससे उसने शेयर्स जो हैं वो खरीदे हैं. फाइन. तो दिस इज कॉल्ड पे आउट डे. द ब्रोकर देन हैज टू मेक पेमेंट टू द इन्वेस्टर विद इन 24 आवर्स. अब जब ब्रोकर के पास पेमेंट आ चुकी है, एक्सचेंज हो चुका है, तो अब ब्रोकर जो है वो इन्वेस्टर को भी पे कर देगा 24 घंटे के अंदर. फाइन. सो अब जो ब्रोकर जो है वो डिलीवरी ऑफ शेयर्स कर देगा इन द डीमैट फॉर्म, ठीक है, डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर्स डीमैट अकाउंट. तो अब जब सब कुछ डिटेल, सब कुछ पेमेंट वगैरह हो गई, उसके बाद जो हमारा ब्रोकर है वो हमारे को शेयर्स दे देगा. दैट इज हमारे डीमैट फॉर्म में ही हमारे को डीमैट अकाउंट में हमारे शेयर्स जो है अगर हमने खरीदे हैं तो वो क्रेडिट कर देगा शेयर्स, और अगर बेचे हैं तो वो शेयर्स डेबिट हो जाएंगे. दैट इज एक्चुअल जो डेबिट और क्रेडिट होता है वो हमारा कहाँ होता है, सेटलमेंट वाले प्रोसीजर पे होता है. फाइन. सेटलमेंट वाले पार्ट पे होता है. तो यहाँ तक था हमारा ये पूरा जो भी प्रोसीजर था हमारा परचेज एंड सेल का इन स्टॉक एक्सचेंज. फाइन. सो आप इसके बेस पॉइंट्स प्लीज लिखना, क्योंकि अगर बेस पॉइंट्स नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे. और नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हमारी लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर की, जिसमें हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ सेबी. फाइन. आई होप यू लाइक दिस सेशन, एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल. तब तक के लिए